नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारत की कह सकते हैं अनूठी और विशाल भौतिक विशेषताओं पर नजर डाल रहे हैं और इसमें भी खास तौर पर हमारा ध्यान रहेगा उत्तर के प्रहरी हिमालय पर्वत पर। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये बातचीत हिमालय पार्ट 1 नाम के एक स्रोत दस्तावेज पर आधारित है, जिसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने की कोशिश करेंगे। जी। स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत को मोटा मोटा देखें तो 6 भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है, जैसे हिमालय पर्वत, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, और द्वीप समूह भी हैं। ये सिर्फ आप देखें तो जमीनी हिस्से नहीं हैं, ये भारत की जलवायु से लेकर संस्कृति, खेती, अर्थव्यवस्था, मतलब सब कुछ प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को समझना, मुझे लगता है भारत की विविधता और इसकी जो जटिलता है उसे समझने की कुंजी है। हर क्षेत्र का अपना एक अलग चरित्र है, अपनी एक कहानी है। हाँ, आज हम हिमालय की कहानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ भारत का ताज ही नहीं है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई भी है। तो हिमालय से ही शुरुआत करते हैं फिर। हाँ। स्रोत के मुताबिक ये दुनिया के सबसे नए और शायद सबसे ऊंचे पहाड़ों में से हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार की तरह खड़े हैं, लगभग कितना 2400 किलोमीटर लंबे, हाँ, लगभग। और 5 देशों तक फैले हैं: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। अच्छा, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये इतने विशाल पर्वत आखिर बने कैसे? क्या ये हमेशा से यही थे? नहीं नहीं, ये हमेशा से यहाँ नहीं थे। इनकी कहानी तो करोड़ों साल पहले शुरू होती है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि आज जहाँ ये आसमान छूते पहाड़ है ना, हाँ। वहाँ कभी ठेथिस नाम का एक विशाल सागर लहराता था। सागर पहाड़ों की जगह? हाँ, कल्पना कीजिए, 2 विशाल भूखंड, दक्षिण में गोंडवाना, जिसका भारत एक हिस्सा था, और उत्तर में लॉरेशिया, मतलब यूरेशिया, और उनके बीच ये सागर। अच्छा। लाखों सालों तक नदियों ने इन भूखंडों से मिट्टी, गाद, चट्टानों के टुकड़े सब लाकर इस सागर की तलहटी में जमा किए, परत दर परत। सागर की तलहटी से पहाड़, ये कैसे हुआ? मतलब थोड़ा समझाइए। ये हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से हुआ ये कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना से टूटकर काफी तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगी। ओके। फिर करीब 5-6 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, और ये टक्कर कोई मतलब मामूली टक्कर नहीं थी। सोचिए, एक पूरा महाद्वीप दूसरे से टकरा रहा है। इस जबरदस्त दबाव से टेथिस सागर की तलहटी में जमा हुआ वो सारा मलबा, वो जो तलछट था ना, वो मुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा और ऊपर उठने लगा। जैसे मान लीजिए आप किसी मेजपोश को दोनों तरफ से दबाते हैं तो बीच से सिलवटें उठ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल, सिलवटें बन जाती हैं। तो दिखाते हैं। मतलब ये पहाड़ एक झटके में नहीं बने, बल्कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर उठे। हाँ, बिल्कुल। और ये उठान भी कई चरणों में हुआ, एक साथ नहीं। स्रोत बताता है कि पहले सबसे ऊंची अंदरूनी श्रृंखला बनी, जिसे हम वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, ओके। उसके बाद बनी मध्य श्रृंखला, लघु हिमालय या हिमाचल, और सबसे आखिर में सबसे बाहरी और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे नई श्रृंखला बनी बाह्य हिमालय या शिवालिक। और क्या ये प्रक्रिया अब रुक गई है या ये अभी भी चल रहा है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, रुकी नहीं है। अभी भी? हाँ, भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और उसे उत्तर की ओर धकेल रही है। 5 सेंटीमीटर हर साल? हाँ, और इसका नतीजा हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है हर साल, लगभग 5 से 10 मिलीमीटर। गजब। ये एक तरह से जीवित पहाड़ हैं, और इसी निरंतर हलचल की वजह से ये पूरा क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए इतना संवेदनशील है। ये सचमुच एक आहा क्षण है ना? ये पर्वत हमारी आंखों के सामने बन रहे हैं, बदल रहे हैं। वाकई हैरत अंगेज। चलिए, अब जब हमने इनके बनने की कहानी समझ ली है, तो देखते हैं कि इन विशाल पर्वतों को अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे बांटा गया है।
स्रोत दो मुख्य तरीकों का जिक्र करता है। एक है भौगोलिक विभाजन, जो इनके बनने के समय और तरीके पर आधारित है, जैसा आपने बताया। हाँ, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक वाला। हाँ, और दूसरा है क्षेत्रीय विभाजन, जो नदियों या इलाकों के आधार पर होता है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय वगैरह। ठीक है। आज हम स्रोत के अनुसार भौगोलिक विभाजन पर ही ध्यान देंगे, यानी सबसे पुराने से सबसे नए हिस्से की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार हिमालय। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पार हिमालय, हाँ। ट्रांस हिमालय की। इन्हें ठेतिस हिमालय भी कहते हैं शायद, क्योंकि इनका सीधा संबंध ठेतिस सागर के तलछट से है। बिल्कुल। ये मुख्य हिमालय श्रृंखला के भी उत्तर में है और इनका ज्यादातर हिस्सा लद्दाख और तिब्बत में पड़ता है। ये सबसे पुरानी कड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सबसे पुरानी। हाँ, इसमें मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जैसी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। काराकोरम रेंज खास है क्योंकि यहीं पर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची। K2। हाँ, और यहीं पर वो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है। सियाचिन। और अगर इनकी चट्टानों को देखें तो मुख्य रूप से समुद्री अवसादी चट्टानें मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर, शेल। ये वही चट्टानें हैं जो लाखों साल पहले ठेतिस सागर के तलहटी में जमा हुए मलबे से बनी। अच्छा, तो ये उस सागर के अस्तित्व का सीधा भूगर्भीय सबूत है। तो इस इलाके की खासियत क्या है? मतलब दिखने में कैसा है ये एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान है, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, जैसा हम लद्दाख में देखते हैं। हाँ, लद्दाख जैसा। बहुत ऊंचाई और कम बारिश के कारण यहाँ पेड़ पौधे लगभग न के बराबर हैं, एकदम बंजर दिखता है। लेकिन दिखने में भले ही बंजर लगे, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाएं और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। साथ ही यहाँ कुछ खनिज भंडार भी होने की बात कही जाती है। और हाँ, लद्दाख में हेमिस, थिक्से जैसे प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी इसी क्षेत्र में है। अच्छा, सांस्कृतिक महत्व भी है। हाँ, और इस ऊंचे और दुर्गम इलाके को पार करने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण दर्रे यानी पासेस भी हैं। इनमें खारदुंगला बहुत प्रसिद्ध है। खारदुंगला सुना है। हाँ, ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर चलाने लायक दर्रों में से एक माना जाता है। एक और ऐतिहासिक दर्रा है काराकोरम दर्रा। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं है ना? ये सदियों से व्यापार, संस्कृति और सेनाओं की आवाजाही के गवाह रहे हैं। आज भी इनका सामरिक और आर्थिक महत्व बरकरार है। सही कहा, दर्रे हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। अब पार हिमालय से दक्षिण की ओर आते हैं और हिमालय की दूसरी और सबसे भव्य श्रृंखला पर नजर डालते हैं, वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयज। हाँ। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हाँ, हिमाद्री। स्रोत इसे हिमालय का मूल या कोर बताता है। सबसे ऊंची, सबसे मजबूत और लगातार चलने वाली श्रृंखला। यही वो बर्फीली दीवार है जो भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से अलग करती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की छत यही है। हाँ, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, वो इसी हिमाद्री का हिस्सा है। कंचनजंगा। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक विशाल चोटियों की एक अटूट श्रृंखला है ये। और सिर्फ चोटियां ही नहीं। हाँ, वही मैं आ रहा था। सिर्फ चोटियां ही नहीं, भारत की जीवनदायिनी नदियां गंगा और यमुना यहीं गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं। बिल्कुल, नदियों का स्रोत। और केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे हमारे परम पावन तीर्थ स्थल भी इसी हिमाद्री की गोद में बसे हैं। हाँ, संरचना की बात करें तो हिमाद्री कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नाइस से बनी है। ये वो चट्टानें हैं जो जमीन के बहुत नीचे भारी दबाव और अत्यधिक गर्मी के कारण बेहद मजबूत और रवेदार बन जाती हैं। क्रिस्टलीय चट्टानें। यहाँ की जलवायु अल्पाइन है, मतलब साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। इतनी ऊंचाई पर पेड़ पौधे तो नहीं उग पाते, बस कुछ खास किस्म की अल्पाइन झाड़ियां और घास ही मिलती हैं। और ये हिम तेंदुए जैसे शानदार और दुर्लभ जीवों का घर भी है। स्नो लेपर्ड, वाह। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हिमाद्री का महत्व सिर्फ इसकी ऊंचाई या धार्मिक स्थलों में नहीं है। यहाँ के जो विशाल ग्लेशियर है ना, वो पिघलकर उन नदियों को साल भर पानी देते हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी, सिंचाई और बिजली का स्रोत है। सही। इन ग्लेशियरों का पानी ही आगे चलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाता है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार है।
और सांस्कृतिक रूप से तो इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं का निवास ही माना गया है। और रक्षा की दृष्टि से इसका सामरिक महत्व क्या है? सामरिक रूप से भी ये एक अभेद्य दीवार की तरह है। उत्तर से आने वाले ठंडे तूफानों को रोकती है और ऐतिहासिक रूप से देखें तो आक्रमणकारियों को भी रोकती रही है। तिब्बत यानी चीन के साथ ये एक विशाल प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे पार करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे जोजिला जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है। जोजिला, ओके। हिमाचल प्रदेश में शिप्की ला है, जहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, और ये तिब्बत के साथ व्यापार का एक पुराना मार्ग भी है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लिपुलेख और माना नीति दर्रे भी शायद यही हैं। हाँ, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में हिमाद्री के ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाद्री के बाद दक्षिण में आती है तीसरी श्रृंखला लघु हिमालयाज, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल रेंज, हाँ, ये हिमाद्री से कम ऊंची हैं और भूवैज्ञानिक रूप से उससे थोड़ी नई भी हैं। स्रोत कहता है कि ये अपनी खूबसूरती, हरे भरे जंगलों और मशहूर हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। इसी हिमाचल रेंज में पीर पंजाल, जो शायद इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है, हाँ, पीर पंजाल सबसे लंबी है इसमें, और धौलाधार जैसी श्रेणियां आती हैं। और हमारे जो पसंदीदा हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, वो सब यहीं बसे हैं। हाँ, ज्यादातर यही हैं। यहाँ की चट्टानें, स्रोत बताता है कि मुख्य रूप से संपीड़ित कंप्रेस्ड रॉक्स हैं, जैसे स्लेट, क्वार्ट्जाइट। जी, इन चट्टानों पर दबाव बहुत पड़ा है, जिसके कारण ये शायद थोड़ी कमजोर होती हैं और यहाँ भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है। हाँ, हिमाद्री की तुलना में ये चट्टानें उतनी मजबूत नहीं हैं और ये क्षेत्र भूस्खलन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई करीब 3500 से 4500 मीटर के बीच रहती है। अच्छा, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, और मानसून में खूब बारिश होती है। ये क्षेत्र घने जंगलों से ढका है, खासकर चीड़, पाइन, देवदार, सीडर डियोदार और कैल, स्प्रूस जैसे शंकुधारी पेड़ों के जंगल यहाँ की पहचान है। हरे भरे पहाड़ मतलब। एकदम। आर्थिक रूप से देखें तो पर्यटन यहाँ का मुख्य आधार है, इन्हीं हिल स्टेशंस की वजह से। साथ ही यहाँ सीढ़ीदार खेतों में खेती होती है और बागवानी भी खूब होती है। खासकर हिमाचल प्रदेश के सेब के बाग तो दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, सेब के बाग। सांस्कृतिक रूप से भी ये अहम है। वैष्णो देवी जैसे कई तीर्थ स्थल यहीं हैं और कई अलग अलग समुदाय रहते हैं। यहाँ के मुख्य दर्रे कौन से हैं? हिमाचल रेंज के? यहाँ रोहतांग दर्रा काफी मशहूर है, रोहतांग, हाँ, जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता था, जिसे अब जवाहर सुरंग ने बाईपास कर दिया है। ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा भी है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो ये कि कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी जैसी जो बेहद खूबसूरत और उपजाऊ घाटियां हैं ना, हाँ, वे असल में उत्तर में स्थित वृहद हिमालय यानी हिमाद्री और दक्षिण में स्थित लघु हिमालय यानी हिमाचल के बीच में बसी हुई हैं। ओ, उन दोनों के बीच में, समझ गया। और अब आते हैं हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रृंखला पर, बहाई हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, जिसे आमतौर पर शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक, हाँ। स्रोत में लिखा है कि प्राचीन ग्रंथों में शायद इसे उपगिरी यानी पहाड़ों के पास कहा गया है। ये लघु हिमालय की समानांतर चलती है और इसकी ऊंचाई काफी कम है, लगभग 600 से 1500 मीटर ही। हाँ, सबसे कम ऊंची। अच्छा, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शिवालिक की बनावट, स्रोत कहता है, बाकी हिमालय से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। ये हिमाद्री या हिमाचल की तरह मजबूत ठोस चट्टानों से नहीं बनी है, बल्कि ये असंगठित तलछटों से बनी है, मतलब ढीली रेत, मिट्टी, बजरी और पत्थर। हाँ, कंसोलिडेटेड नहीं है ये। ये वो मलबा है जो हिमालय की ऊंची चोटियों से नदियां बहा कर लाईं और यहाँ जमा करती गईं। मतलब ये एक तरह से हिमालय का मलबा है जो समय के साथ इकट्ठा होकर पहाड़ियों की शक्ल ले चुका है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये हिमालय के इरोजन से बना मटेरियल है जो नदियों द्वारा लाया गया और यहाँ जमा हो गया, और इसी ढीली असंगठित संरचना के कारण शिवालिक कटाव और भूस्खलन के प्रति बहुत संवेदनशील है, खासकर भारी बारिश के दौरान। नाजुक है मतलब। हाँ, शिवालिक की एक और खासियत है दून। दून, जैसे देहरादून। हाँ, बिल्कुल।
ये लंबी, चौड़ी और सपाट घाटियां हैं जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाई जाती हैं। देहरादून इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। पाटलीदून भी है। अच्छा। एक और शब्द सुनने को मिलता है, चोस। चोस। ये पंजाब और हिमाचल में शिवालिक के दक्षिणी ढलानों पर बहने वाली बरसाती नदियां या नाले होते हैं। ये अक्सर बहुत तेजी से कटाव करते हैं, खासकर जहां जंगल कम हो गए हों। ओह, चोस। ठीक है। तो शिवालिक की मुख्य विशेषताएं क्या हुई फिर? एक तो ये दून घाटियां, जैसे देहरादून, ये काफी उपजाऊ है और यहाँ अच्छी खासी आबादी रहती है। यहाँ की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय है, गर्मियां गर्म और मानसून में भारी बारिश। कभी यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब ज्यादातर इलाका खेती या बसावट के लिए साफ कर दिया गया है। फिर भी राजाजी नेशनल पार्क जैसे कुछ संरक्षित क्षेत्र यहाँ की बची खुची जैव विविधता को संजोए हुए हैं। राजाजी पार्क, हाँ। और यहाँ लोग करते क्या हैं? आर्थिक गतिविधि क्या है? मुख्य रूप से दून घाटियों में खेती होती है। चावल, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही गुज्जर और बकरवाल जैसे पशुचारक समुदायों का भी घर है, जो मौसम के साथ अपने जानवरों को लेकर ऊंचे या नीचे चारागाहों में आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये इलाका संवेदनशील है, नाजुक है। तो यहाँ चुनौतियां क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन और भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। अच्छा। इसकी वजह वही है, ढीली मिट्टी और चट्टानें, साथ में जंगलों का कटना और जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई। मॉनसून के दौरान ये समस्या और बढ़ जाती है। शिवालिक एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे संभाल कर रखने की जरूरत है। तो हमने हिमालय की इन 4 मुख्य भौगोलिक श्रृंखलाओं को समझा, पार हिमालय से शिवालिक तक। एक बार संक्षेप में दोहराएं इनकी खास बातें। जरूर। पार हिमालय सबसे पुराना, तिब्बत से सटा, ठंडा सूखा रेगिस्तान, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। वृहद हिमालय, हिमाद्री, सबसे ऊंचा, बर्फीला, विशाल चोटियां और ग्लेशियर, नदियों का स्रोत, देवताओं का निवास। लघु हिमालय, हिमाचल, मध्य श्रेणी, हरे भरे जंगल, खूबसूरत हिल स्टेशन, सीढ़ीदार खेत। बाह्य हिमालय शिवालिक, सबसे नया, सबसे कम ऊंचा, ढीले तलछटों से बना, उपजाऊ दून घाटियां, लेकिन कटाव और भूस्खलन का खतरा। तो इस सब का क्या मतलब है अगर हम सार निकालें तो? मतलब साफ है, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारी नदियों को पानी देता है, हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और अनगिनत संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र है। ये सचमुच भारत की जीवन रेखा है। सही कहा। तो आज हमने हिमालय पार्ट 1 स्रोत के जरिए हिमालय की इन अलग अलग परतों को समझने की कोशिश की। पार हिमालय की ऊंचाइयों से शिवालिक की घाटियों तक। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। हम जानते हैं कि हिमालय अभी भी बन रहा है ना? प्लेटें खिसक रही हैं, पर्वत ऊंचे हो रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ये निरंतर भूगर्भीय हलचल और साथ ही तेजी से बदलता जलवायु परिवर्तन, ये दोनों मिलकर हिमालय के इस पूरे तंत्र को और इस पर निर्भर रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे या किस तरह नया आकार देंगे। ये सवाल हमें इन पहाड़ों के गतिशील स्वभाव और आने वाली चुनौतियों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। वाकई एक बहुत ही मौजू सवाल है ये, और शायद अगली कड़ियों में हम इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।